वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीआर एक्ट का लास्ट टॉपिक जो है पेटेंट एक्ट, उसके बारे में। मैंने आईपीआर के डिजाइन एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट पहले ही पढ़ा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। तो चलिए ध्यान देते हैं अपन पेटेंट एक्ट के ऊपर। और देखिए मैंने यहाँ लिखा है पेटेंट एक्ट 1970, तो वाजिब सी बात है कि पेटेंट एक्ट केम इन, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, केम इन 1970, फोर्स्ड फ्रॉम, ऐसे लिख लीजिए, फोर्स फ्रॉम, इसको आप लिख सकते हैं अप्रैल 1972। एंड इसके जो वो हैं रूल्स हैं, रूल्स केम इन, इसको आप ऐसे समझ लीजिए में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है 2003। अब इसके अंदर कुछ पॉपुलर अमेंडमेंट्स हैं जिसको हमें जानना है, वो जरूरी है हमारे लिए। तो इसके अमेंडमेंट्स हैं 1999, 2002 एंड 2005। ये इसके 3 अमेंडमेंट्स हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये थे हमारे जो बेसिक हमें जो याद रखना था डेट्स के बारे में। तो यदि हम इसके बैकग्राउंड को देखें, मतलब पेटेंट एक्ट से पहले कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो कि हमें जानना जरूरी है। अब देखिए 1956 और दूसरी डेट होती है 1911। इसको पहले भी जानते हैं, इसको ओल्ड डिजाइन एंड पेटेंट एक्ट कहते हैं। मैंने जब डिजाइन एक्ट पढ़ाया था उसके अंदर भी आपको बताया था कि डिजाइन एक्ट पेटेंट एक्ट 1911 में आया था, 1930 के अंदर उसके रूल्स आए थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जो 1856 वाला है, अब इसके अंदर प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन नाम से उन्होंने वो किया था। इसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन, इन्वेंशन, आप ये कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 2 चीजें हैं, इसके अलावा 2 टर्म यूज होती हैं, विपो एंड ट्रिप्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ट्रिप्स। ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसको आप ऐसे ना समझिएगा सर ये TRIPR क्यों नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने खत्म किया, तो ऐसा नहीं है। दैट इज ट्रिप्स एंड विपो। विपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंडिया ने साइन किया था 1975। इसके बगल में से साइन लिख लीजिए, आपकी कंट्री ने 1975 में किया था और 1999 के अंदर साइन किया था ट्रिप्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। और इसके अंदर एक एपेलेट बोर्ड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड कह सकते हैं उसे। तो उसके बारे में आपने ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसे मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, बेफालतू में मैं यहाँ बड़ा नहीं करना चाहता हूँ पूरे के पूरे उसको, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक जो इसके डेफिनेशन बेसिक डेट्स थे, और इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे जो है स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और टर्म ऑफ पेटेंट के साथ। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ पेटेंट को। तो स्टार्ट करते हैं पेटेंट की बेसिक डेफिनेशन के साथ, पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर। तो पेटेंट क्या है? एक्चुअली एक सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स है जो कि किसी इन्वेंटर को दिया जाता है यदि ऐसा कुछ वो इन्वेंट करते हैं, भले ही या तो वो प्रोडक्ट हो या तो वो कोई प्रोसेस हो, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके सारे राइट्स जो हैं वो पेटेंटी को दे दिए जाते हैं या फिर उसके असाइनी को। अब मैंने यहाँ 2 वर्ड कहा है, पेटेंटी और असाइनी। पेटेंटी वो पर्सन है जिसने इन्वेंशन किया है, और असाइनी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो अपन बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बुकिश डेफिनेशन, इट इज द राइट ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हु ग्रांट्स पेटेंट एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली लाइन के अंदर ही एक MCQ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। टू एन इन्वेंटर और हिज असाइनी, मैंने असाइनी भी आपको बताया क्या होता है। देखिए, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहते हैं? अपन इसे कहते हैं टर्म ऑफ पेटेंट, ठीक है, टर्म ऑफ पेटेंट। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एक्सक्लूडिंग अदर्स। अब इसमें क्या होगा कि जो राइट्स आपको दिए गए हैं उससे अदर्स को एक्सक्लूड कर दिया। किस किस काम से? मेकिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट और द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग द पेटेंट। अब देखिए मैंने यहाँ 2 चीजें कही, एक है पेटेंटेड प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोसेस प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट, ठीक। तो यहां 2 चीजें मैंने कही, एक था प्रोसेस पेटेंट, दूसरा था प्रोडक्ट पेटेंट। तो ये दोनों ही चीजें होती हैं। अब आपको ये जानना है कि जो इसमें से प्रोसेस पेटेंट है उसका मतलब ये है कि यदि कोई A+B से C बना रहा है, और यदि ये प्रोसेस पेटेंट है तो यदि कोई D+E से C बना रहा है तो वो यूज कर सकता है। ये है प्रोसेस पेटेंट।
तो मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसका पेटेंट आपको मिल जाएगा, ए से बी बनाने का सी तक। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है यदि कोई किसी और प्रोसेस से बना रहा है तो वो उसका अपना पेटेंट बना सकता है, या फिर कोई भी उसको बनाकर सेल में क्या यूज कर सकता है, इंपोर्ट वगैरह जो भी है। अब प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है? प्रोडक्ट पेटेंट में आप ए प्लस बी से सी बनाए, ठीक है, आपने सी को ही पेटेंट करा दिया। अब कोई कैसे भी प्रोसेस से एक्स प्लस वाई से जेड प्लस ए से सी माइनस डी से सॉरी ई माइनस डी से कोई सी बना रहा है, ये जो तरीका है सी बनाने का, तो ये जो है ये सारे के सारे ही पेटेंट नहीं हो पाएंगे और इलीगल भी कहे जाएंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट प्रोडक्ट ही पेटेंट करा दिया है। तो ये किसी भी तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाए इसका पेटेंट आपके पास है। मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था आप लोग को इसके अंदर। तो ये इसको समझ में आ गया होगा आपको, प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं सीरियस कर रहा हूं। इसके बाद देखिए ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इन चीजों की ये बोलती है कि हमें पेटेंट एक्चुअली में चाहिए क्यों। पेटेंट दिया जा रहा है लेकिन पेटेंट एक्चुअली में चाहिए क्यों, तो उसके लिए चार चीजें हैं। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया को डेवलप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को डेवलप करने के लिए आपको यदि कोई साइंटिस्ट रिसर्च करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है भले ही वो किसी चीज को लेके हो, मतलब इंफॉर्मेशन तो पेटेंट नहीं होती है। यदि कोई ऐसा इन्वेंशन किया है उसने, तो उसको राइट्स दिए जाए, उसको ऐसे राइट्स दिए जाए कि कोई उस इन्वेंशन का गलत तरीके से प्रयोग ना कर सके, उसकी की हुई मेहनत को कोई और चुरा ना सके। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, R&D को डेवलप कर रहे हैं। कौन से वाले? नेटिव, मतलब खुद की R&D को डेवलप कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं आपको DRDO और इसरो देता हूं। इस समय लोग दाद देते हैं इसरो की। श्रीहरिकोटा से आइलैंड से जो है कई सारे ऐसे स्पेस फ्लाइट्स कह रहा मैं, स्पेस ऑपरेशंस हैं जो कि किए जाते हैं इसरो से, और DRDO ने कई सारे अपने मिसाइल बना दिए। तो ये किस तरीके से हुआ? जब अपना R&D डेवलप हुआ तो ये सारी चीजें करानी होती है। DRDO के साइंटिस्ट और इसरो के साइंटिस्ट ऐसे ही नहीं माने जाते ऑल ओवर वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट हो गया टू इनकरेज टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, आपको जॉब सेक्टर में फायदा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। यदि किसी ऐसे बड़े, मतलब जैसे अभी शार्क टैंक नाम से एक वो चल रहा है, उसके अंदर बड़े बड़े शार्क्स आ रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो पैसे क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं। अब उनका जो इन्वेस्टमेंट है यदि सही जगह पे होने लगे तो इस तरीके से इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो इन्वेंशन है वो पब्लिक यूज के लिए जब आएगा तब हो सकता है वो पब्लिक के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। लास्ट, फॉर द इन्वेंशन टू बी डिस्क्लोज। अब मान लीजिए कोई ऐसा साइंटिस्ट है जिसने इन्वेंशन कर रखी है और वो डर रहे हैं कि मैं डिस्क्लोज करूंगा तो इसके सारे राइट्स मेरे से छीन लिए जाएंगे, मुझे क्रेडिट तक नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट या फिर एक नॉन साइंटिस्ट पर्सन को जो कि किसी प्रकार का इन्वेंशन कर चुके हैं, उनको अपने इन्वेंशन डिस्क्लोज करने से रोकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अगर सही तरीके से होने लगे तो इसी चीज के लिए पेटेंट लाएगा। आप कुछ भी बनाइए, आप पेटेंट ले लीजिए, एक पर्टिकुलर टर्म मिलती है। अब उस टर्म को भी जान लेते हैं। अब ये जो टर्म है फॉर ऑर्डिनरी पेटेंट 20 ईयर्स का होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल बनते हैं और गलत भी करते हैं बच्चे। टर्म ऑफ पेटेंट से कोई ऑर्डिनरी पेटेंट है, आपने कैसा भी इन्वेंशन किया उसका 20 ईयर्स का टर्म है। यदि आपने फूड के अंदर कोई इन्वेंशन किया, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देते हैं बासमती। पहले ये यूएस के पास था, इनिशियली इट वाज फॉर यूएस, अब इंडिया के पास आ चुका है, इट इज बैक टू इंडिया, ठीक। इसके बाद ड्रग्स, कोई भी आपने ड्रग्स बनाया तो वो 5 इयर्स के टर्म के लिए वो उसका टर्म होता है पेटेंट का, ठीक है। तो आपको याद रखना है तीनों चीजें। फॉर फूड 14 इयर्स, ड्रग्स 5 इयर्स एंड फॉर ऑर्डिनरी पेटेंट 20 इयर्स, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है, हाउ इज गवर्नमेंट हेल्पिंग दिस, जिसको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यदि उसे पेटेंट और नेटिव जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको डेवलप करना है उसको, और तो कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसको गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपके चीजें जो आप सही करने वाले थे ये सही हो, ये एक्चुअली में सही हो जाए। तो एक तरीका तो था कि पेटेंट लाया गया। अब ये पेटेंट लाने के अलावा भी जो इनके काम है पेटेंट के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाय प्रमोटिंग देयर प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखिए उन्होंने जो भी बनाया है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस प्रोटेक्शन को अच्छे तरीके से उन्हें देना है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यदि उसका यूज है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है विद परमिशन ऑफ द पेटेंटेड पर्सन, मतलब जिसको पेटेंट दिया गया है, पेटेंटी के परमिशन से आप उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह करें। सेकेंड,
बाय कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन, जो इनोवेशन की गई है जिसके लिए पेटेंट मांगा गया है उसको प्रमोट करना। तो अब अपन समझने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ पेटेंट को। अभी देखिए इसमें एक चीज है कि यदि आप एक पेटेंट लेना चाहते हैं तो आप सिंगल वन एप्लीकेशन पे एक ही पेटेंट को ले सकते हैं। आपने ऐसे 3-4 इन्वेंशन कर रखे हैं तो ऐसे आप अलग अलग एप्लीकेशन उनके भरेंगे। मैंने यहाँ पे रेड पेन में लिख भी रखा होगा उसे, यस, वन एप्लीकेशन इज इक्वल टू वन पेटेंट, मतलब आपको ऐसे ग्रांट किया जाएगा। अब देखिए प्रोसीजर फॉर पेटेंट क्या होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, इसको आप स्टेप 1 कह लीजिए, स्टेप 1 ऐसे। एप्लीकेशन बाय इन्वेंटर फॉर पेटेंट, एप्लीकेशन दी जाती है इन्वेंटर के द्वारा फॉर द पेटेंट बाय हिज लीगल असाइनी। इसमें आप एक लीगल असाइनी मतलब आपका जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट के अंदर या फिर जो भी है इस चीज को लेके, तो वो क्या करते हैं कि वो इस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। अब इस एप्लीकेशन में कुछ चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एप्लीकेशन मस्ट है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट है फर्स्ट इन्वेंटर नेम, मतलब आप ये स्टेट करेंगे कि आई एम द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दिस एंड विच इज ट्रू टू इट्स स्पेसिफिकेशंस। अब वो स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो यहाँ पे ये हैं, ये 3 स्पेसिफिकेशन है उसकी। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन एंड इट्स ऑपरेशन और यूज और मेथड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये आप उसमें बताते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, फुल डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका। उसके बाद उसके अंदर आप बताते हैं डिस्क्लोजर ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन नोन टू द एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट जो है क्या कर रहा है कि उसके पास जो भी डिस्क्लोज करने के लिए है, मतलब जो बेस्ट मेथड से परफॉर्म करके आप इन्वेंशन को बना सकते हैं, आप वो प्रोसेस बना रहे हैं, कोई प्रोसेस है तो वो आपका बेस्ट प्रोसेस है। यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी किसी प्रोसेस से वो प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो उस पूरी प्रोसेस को आपको बताना है जो आपको लगता है, बेस्ट मेथड है उस चीज को बनाने के लिए। एंड लास्टली स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम स्टेटिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन फॉर विच प्रोटेक्शन इज बीइंग सोल्ड। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको क्लेम में बताना होता है कि आने वाले समय में ये इन्वेंशन कैसे कॉमन पीपल को हेल्प करने वाला है, या फिर मतलब इसका स्कोप क्या है आने वाले टाइम में, उसके कारण ही मैं ये प्रोटेक्शन को ले रहा हूं, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 यहां आता है, दिस इज स्टेप 2, ठीक है। ये इसके स्पेसिफिकेशन थे जो कि स्टेप 1 के अंदर होने चाहिए थे। स्टेप 2 में क्या होता है, कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। अब कंप्लीट एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अगले 12 महीने के अंदर बतानी होती हैं। उस पर क्या करता है, कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर जनरल मैंने आपको पढ़ा रखा है डिजाइन और ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, कंट्रोलर जनरल एक ही होता है जो कि तीनों को देखता है। तो कंट्रोलर जनरल एग्जामिन्स एंड शेयर्स द रिपोर्ट, और रिपोर्ट की टाइम पीरियड होगी 18 मंथ्स। दिस इज द टाइम पीरियड जिसके अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी 18 मंथ्स। इतनी जल्दी नहीं मिलती, काफी लंबा समय है। अब देखिए ऑन एक्सेप्टेंस क्या होता है, एप्लीकेंट इज नोटिफाइड। अब ये 18 मंथ्स के बाद जो रिपोर्ट हुई, अब उस रिपोर्ट में यदि आप एक्सेप्ट हो रहे हैं कि यस यू कैन गेट दिस पेटेंट, तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिकेशन की बात करें, अब इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, मतलब ये जो चीजें आपने बता रखी हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, जो भी चीजें हैं वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन हो जाती है। इसमें पब्लिक में से यदि कोई आपको अपोज करता है तो ये अपोजिशन मस्ट बी मेड विद इन 4 मंथ्स। ये आपको याद रखना है, 4 मंथ्स फ्रॉम पब्लिक इंस्पेक्शन। मान लीजिए आज पब्लिक इंस्पेक्शन है तो और किसी को लगता है कि ये गलत है और ये मैंने भी बना रखा है या फिर मेरे किसी जानकार वाले आदमी ने बना रखा है पहले से इस इन्वेंशन को, तो उसके अगेंस्ट अपोजिशन की अपोज किया जा सकता है विद इन 4 मंथ फ्रॉम द पब्लिक इंस्पेक्शन। ठीक है, अगर अपोजिशन नहीं होता है, नो अपोजिशन इज मेड, द पेटेंट इज ग्रांटेड द पेटेंट, और इस तरीके से आपको पेटेंट मिल जाता है और आप पेटेंट पे सील कर देते हो। ठीक, अब इसमें क्या है, एक चीज और बचती है, वो है को ऑनर। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन उसको पेटेंट करा पाए, मतलब एक ही पर्सन पेटेंट कराता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी अकेले की वो कमाई ना हो जो आप पेटेंट करा रहे हैं, आपके साथ और 2 लोग हो सकते हैं, नॉट मोर देन 2। मान लीजिए मैं तो हूं ही, मेरे साथ 2 दोस्त और हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी इन्वेंशन को अंजाम दिया है, तो वे लोग को भी पेटेंट मिल जाता है। और दे हैव इक्वल राइट ऑफ कंसेंट, मतलब जो कंसेंट के राइट्स हैं, मतलब इसके अंदर जो भी आपको लेना होगा डिसीजन वगैरह इससे रिलेटेड, तो उसमें उनके पास भी इक्वल राइट्स होते हैं, भले ही उनका कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा हो, क्योंकि उनके पास भी द सेम पेटेंट है। ओके, तो हम आ चुके हैं बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक पे अपने, जिसके अंदर है रजिस्टर ऑफ पेटेंट, सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो चलिए अपन देखते हैं रजिस्टर ऑफ पेटेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो रजिस्टर ऑफ पेटेंट पेटेंट ऑफिस में होता है अंडर द कंट्रोलर। अब कंट्रोलर ही वो सारी चीजें उसके अंदर फाइल वगैरह करता है, जो भी चीजें हैं देखी जाती हैं।
और उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द गारंटर्स ऑफ द पेटेंट। जो पेटेंट लिया जा रहा है जिसके द्वारा, उसके जो गारंटर्स हैं उनका जो नेम है और एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस, वो उसके अंदर होता है। और एनी नोटिफिकेशन या फिर रिमार्क जिसे कहते हैं, आपके ने अपने स्कूल की डायरीज में देखा होगा रिमार्क, जो भी स्पेसिफिकेशन है जिसके लिए पेटेंट लिया जा रहा है, उससे कोई भी नोटिफिकेशन है जो कि रिलेटेड है, तो उसके बारे में यहाँ पे रजिस्टर ऑफ पेटेंट के अंदर भी बताया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन की। तो सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन, देखिए ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जो कि अपने पास ऐसे आर्मर रखे हुए हैं जिनकी सीक्रेसी अभी तक बाहर लीक नहीं हुई है। हमें नहीं पता है कि इस समय चाइना के पास क्या है, रशिया के पास क्या है। जो चीजें पता है वो तो ठीक है, ऐसा ही इंडिया के साथ भी है। ऐसे कई सारे ऐसे डिफेंस पर्पस की चीजें हैं, ऐसे कई सारे मिसाइल्स होंगे या फिर और भी ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो कि अभी तक वर्ल्ड लेवल पे लोगों को नहीं बताई गई हैं, लेकिन वो रखी हुई है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये रेलेवेंट कैसा है? इफ रेलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पस, यदि कोई ऐसा कुछ बनाता है जो कि रेलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पस है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्ट और इशू करती है पेटेंट को विद इन 9 to 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि आपको डिस्क्लोजर नहीं करना होता। तो जब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पढ़ते हैं अपन, देखिए तो इसके अंदर सबसे पहले ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज यही है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सीक्रेसी प्रोविजन। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो सीक्रेसी वाली चीज थी आपको सीक्रेट रखनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा चाहा था कि ये चीजें सीक्रेट रखें। तो यदि इसकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है, पता चलता है कि आपने लीक की है, तो इसके अंदर आपको 2 years की जेल हो सकती है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 2 years ऑफ जेल। अनदर चीज है कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर ये जो दो चीजें हैं, इसके बारे में यदि कुछ फॉल्सिफिकेशन है, यदि आपने कुछ ऐसा गलत बता रखा है, तो आपको 6 months ऑफ जेल एंड अप टू 1 लाख रुपीज ऑफ फाइन हो सकता है। इसके अलावा ऑफेंसेस बाय द पेनल्टी, सॉरी बाय द कंपनी। अब कंपनी में जो भी लोग इन्वॉल्व है इस एक्ट के अंदर, एवरीवन इन्वॉल्व्ड इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ऐसा ही होता है, जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वे सभी लोग इसके अंदर गिल्टी पाए जाते हैं अंटिल दे आर प्रूवन इनोसेंट। तो आपको अपनी जो इनोसेंस है वो आपको प्रूव करनी होती है इन द केस ऑफ कंपनीज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए जीपेट मेंटर के साथ। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।